हारून साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। जब मुसालत की बात की, फवाद शाह साहब ने भी इसमें अपना रोल प्ले किया, मगर फैसल वावरा साहब के नज़दीक इसका हल कुछ और है। और अब मामला यह कि मुसालत की बात का ये झगड़ा असल में खत्म हो गया। वो फैसल वावड़ा को छोड़ें जी। फैसल वावड़ा कोई समझदार आदमी है। पहले एक डिक्लेरेशन दे दिया कि जी मैं दोहरी शरीयत नहीं रखता। फिर उसके लिए एक सीट, खान साहब भी बादशाह आदमी हैं, उसके लिए कौमी असम्बली की सीट ज़ाया की। और उनका पॉलिटिकल रोल ये है कि 5वें नंबर पे आई वहाँ, इनकी वजह से 5वें नंबर पे आई ना, लोगों से मिलते जुलते नहीं। फैसल वावड़ा जैसे लोगों के बारे में वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। एक बचगाना बात है सच। ये एतजाज़ हसन साहब ने यही फ़िक्रा कहा था नवाज शरीफ के बारे में 1988 में बेनज़ीर वज़ीर आज़म बने थी और इख्तलाफात शुरू हो गए थे। एतजाज़ हसन साहब ने कहा, हालांकि वो बड़े दाना आदमी थे और हालात भी बड़े मुख्तलिफ हैं। फैसल वावड़ा तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। एतजाज़ हसन का तो हमारी तारीख़ में ज़िक्र होगा। तो वो अपना उन्होंने कहा एक थानेदार की मार है, लेकिन नतीजा क्या निकला कि हुकूमत ही चली गई। बात यह है कि अगर जमहूरियत है तो आप जबर से नहीं दबा सकते लोगों को। ये बचगाना बात है। और ज़्यादा अहम इश्यूज़ हैं, उन पर बात करें। ठीक है, पॉलिटिकल रोल की बात की। शहबाज शरीफ साहब का रोल भी काफ़ी बढ़ गया। हारून साहब, मुलाकातें उनकी चल रही हैं, क्या उम्मीदें तो नहीं है उनकी वज़ारत उस्मा के लिए? मुलाकातें बहुत हो रही हैं। देखिए, एक पूरी जिम्मेदारी से मैं आपसे कह रहा हूँ, एक अदारे के सरबराह से, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, एक अदारे के सरबराह से 5 दिन पहले जहांगीर तरीन साहब की भी मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ साहब की भी बाद मुलाकातें हैं। सबसे अहम बात यह है कि वो चीनी सफ़ीर से मिले, बरतानिया के हाई कमिश्नर से मिले। सफ़ीर कहिए ना, हाई कमिश्नर तो एक इस्तिलाह है, असल में तो वो सफ़ीर ही होता है। आज वो कनाडा के सफ़ीर से मिले, हाई कमिश्नर से मिले, और सऊदी सफ़ीर से मिलना चाहते थे, वो मौजूद नहीं है। वो ईद के लिए गए हुए थे, अभी वापस नहीं, उनसे मिले। वो अपने आप को मुस्तकबिल के इम्कानी वज़ीर आज़म के तौर पर देख रहे हैं। वो क्यों जाना चाहते थे? वो इसलिए जाना चाहते थे कि उन्हें आमादा करें अपने भाई को कि अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो इससे तो बेहतर है ना कि इमरान खान वज़ीर आज़म हो, उसके वज़ीर आज़म होने से तो बेहतर है। सही। और वो ये समझते हैं, उन्होंने बुलाया है अपोजिशन लीडरों को भी कि मैं इसके लिए रास्ता हमवार कर लूँगा। और वो इसलिए पुरुम्मीद हैं, वो ये समझते हैं कि 80-90% अरकान जो है इक़्तिदार से बाहर रहना गवारा नहीं करते। ये बात दुरुस्त है, 90% से भी ज़्यादा। और उनकी हमायत तो शहबाज शरीफ को हासिल है। लीडर नवाज शरीफ हैं, पॉपुलर नवाज शरीफ हैं, और नवाज शरीफ अपनी विरासत अपनी साहबजादी को मुंतकिल करना चाहते हैं। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। मरियम क्राउड पुलर हैं, लेकिन अरकान असम्बली क्या चाहते हैं? ये एक मफरूज़ा है कि वोट पार्टी के होते हैं, सारे वोट पार्टी के नहीं होते। ये इलेक्टेबल 2013 में नहीं थे इमरान खान साहब के साथ, यही इमरान खान थे। इससे बेहतर उनकी रेपुटेशन थी 2013 में जो 2018 में थी, तो फिर क्यों नहीं जीत सके थे? यही तो जहांगीर तरीन ने समझाया था कि ये इलेक्टेबल्स के साथ आपको इलेक्शन लड़ना है। इलेक्टेबल्स चाहते हैं मफाहमत हो जाए। देखिए, हुकूमत के अपना इमरान खान साहब से 3 मुतालबात हैं। किसके हैं सब जानते हैं। एक ये कि उस्मान बुज़दार को भी जाने दिया जाए और शहबाज शरीफ को भी जाने दिया जाए। उस्मान बुज़दार साहब अपने घर जाएं या किसी दूसरे अहदे पे चले जाएं, इसलिए कि वो इतने बड़े सूबे को चलाने की उन्हें तजुर्बा नहीं है, मिजाज नहीं है, हर आदमी का इस्तेदाद नहीं है। कोई करप्शन की कोई ख़ास शिकायत नहीं है। मतलब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो करप्शन किया उसका तो अशर शीर भी बुज़दार साहब को तो 10 दफ़ा मेरे हुकूमत तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, वो करप्शन का इतना मसला नहीं है। अच्छा, इनकॉम्पिटेंस का मसला है, तजुर्बा नहीं है, मिजाज नहीं है, सियासी महारत नहीं है, रास्ते तक तो वो जानते नहीं है लाहौर के और दूसरे शहरों के और सियासी ख़ानदानों को वो जानते नहीं है। और एक मुतालबा ये कि एहतसाब पे ही सारा जोर ना लगा दें, कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए। काम नैब पे छोड़ दें, एफआईए पे छोड़ दें, माशी तरक्की की तरफ तवज्जो दें। वैसे मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देता हूँ जो एक आध दिन में आएगी, खबर ये कन्फर्म हो जाएगी। अचानक ये पता चला है कि माशी तरक्की की रफ्तार, जब डाटा जमा किया गया तो पता चला कि माशी तरक्की की रफ्तार तो बढ़ रही है। ऑपोजिशन तो कुछ और कह रही है। बम्पर क्रॉप हुई है, चावल की बम्पर क्रॉप हुई है। मैं अर्ज करता हूँ ना,
अच्छा, गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई है, कोई 11 रुपए तो सिर्फ गन्ने में वो गया है, गंदम में भी काफ़ी पैसा गया किसान के पास, चावल में गया है। कपास का अंदाज़ा ये है कि 10 मिलियन बेल्स होंगी इस दफ़ा। दालें भी अच्छी हुई हैं, चना भी अच्छा हुआ है। वो कोरोना की वजह से टेक्सटाइल के आर्डर्स मिल गए, बांग्लादेश और इंडिया के मनसूख हुए, हमें मिल गया, और इंडिया में तो बहुत बुरी हालत है, और भी शायद कुछ मिलेंगे। अच्छा, वो जो इंडस्ट्री है बेहतर हो, कोई 10% ये बढ़ गई, यानी ये बड़ी सनत है उसकी पैदावार 10% बढ़ गई। सवाल ये है, अल्टीमेट रिजल्ट देखा जाता है। भाई महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ती रही, अब आगे कहीं इम्कान पैदा हुआ है कि सूरत हाल संभलेगी? और कोई क्राइसिस खान साहब के लिए था ही नहीं, पीडीएम तो टूट चुकी थी। फिर ये जहांगीर तरीन वाला मसला उन्होंने पैदा कर लिया। इसमें क्या वो आली ज़रफ़ी का मुजाहरा नहीं कर सकते थे? उसकी 10-15 साल की खिदमात नज़रअंदाज करके दिन रात उसने काम किया था उनके लिए, उनके साथ तो वो मुखलिस रहा था ना। आदमी के बहसीत मजबूरी देखा जाता है, दोस्तों को, साथियों को उनकी खामियों समेत गवारा किया जाता है। ये थोड़ी दुनिया में कोई फरिश्ते थोड़ी 100% लॉयल्टी तो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ हो सकती है, अल्लाह के रसूल के साथ हो सकती है, जो अब इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा नहीं है, उनकी तालीमात के साथ हो सकती है, अल्लाह के साथ होती है 100% वफादारी नाम की तो कोई चीज़ दुनिया में नहीं पाई जाती। छोटी मोटी ख़ताएँ इंसान को ख़ता व नस्यान से बनाया गया। बहरहाल अगर वो कुछ बेहतरी करना चाहें और कुछ तवज्जो दें और कोई यानी क्या कहना चाहिए कि स्टेट ऑफ माइंड उनकी बदले, जहनी कैफियत बदले, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, चलिए हारून साहब, सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, मईशत के आशारिया बेहतर हो रहे हैं, मगर एक सवाल है, कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि मिड टर्म इलेक्शन का कितना चांस है? अगर मिड टर्म इलेक्शन होता है तो इन तमाम लोगों की क्या जगह होंगी मिड टर्म इलेक्शन में? इमरान खान साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, चौधरी साहब, दीगर तमाम लोग, क्या पोजीशंस होंगी इनकी? देखिए, ये इस वक्त प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। अगर तो मईशत उस तरह संभलने लगती है जैसे कि अभी अंदाज़ा हो रहा है, और 6% पर चली जाती है और लोगों को जॉब्स मिलने लगती हैं, तो लोग आए दिन की तब्दीली शायद पसंद न करें। सही, फिर तो इमरान खान साहब का चांस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और ये इस तरह की गलतियाँ जारी रहती हैं, यानी चीनी महंगी हो रही है तो हुकूमत की गलती की वजह से हो रही है ना, ये इस पर गौर ही नहीं करते कि ये सिर्फ शुगर मिल के मालकान की वजह से नहीं हो रही, सिर्फ उन ठेकेदारों की वजह से नहीं हो रही जो सप्लाई करते हैं, वो असल जड़ हैं, जो जिनकी एफबीआर के पास लिस्ट ही नहीं है, तो हुकूमत जिम्मेदार है ना, एफबीआर के पास उनकी फहरिस्त ही नहीं है। अच्छा, तो अगर यही सूरत हाल रहती है और कोई मुख्तलिफ अदारों के दरमियान तलखी और तसादम जारी रहता है, देखिए ये तो अदालतों के साथ भी तसादम है, मीडिया के साथ भी एक तरह का तसादम है, तो मेरा अंदाज़ा है कि फरवरी या मार्च में अगले साल इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, अगर सूरत हाल में बिगाड़ बढ़ता रहा। ठीक है, चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से बात करते हैं। जिस तरह से हारून साहब ने कहा, रिंग रोड स्कैंडल तो कोई मसला ही नहीं है। अगर ये कोई मसला नहीं है तो इतना बड़ा स्कैंडल और फिर दर्द सर क्यों बन गया? एक छोटी सी ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करेंगे और फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल और आलम इस्लाम के रवैये के ऊपर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रिंग रोड स्कैंडल पे हारून साहब बात करते हैं। आप कहते हैं कोई मसला नहीं है, फिर इतना बड़ा स्कैंडल क्यों बन गया? जुल्फी बुखारी को मुस्ताफी होने की जरूरत क्यों पेश आ गई? मसला तो है, ये नहीं कि मसला नहीं है, मसला तो पैदा हो गया, मगर ऐसा नहीं है जो हल ना हो सके, नहायत आसानी से हल हो सकता है। मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में 2-3 जुमलों में एक तजवीज़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और माहिरीन इस पे आप कल तक उस पर माहिरीन से आप राय लेना चाहें तो ले लें। देखिए, एक थी 36 या 35 किलोमीटर की सड़क गोल दायरे में, रिंग रोड। ये वाहिद शहर है पिंडी और इस्लामाबाद जिसकी कोई बाईपास ही नहीं है। रिंग रोड तो अब तो रिंग रोड दोनों काम करेगी ना, बाईपास का भी और रिंग रोड का भी। एक है उसमें 30-35 किलोमीटर का इजाफा हो गया। मैं ये अर्ज करता हूँ कि दोनों सड़कें बना दें, पहले आप एक को बना दें फिर दूसरी को बना दें, क्योंकि आपके पास है वो आपने 5.5 रुपये आप उस पर लगा चुके हैं, ज़मीनें एक्वायर कर चुके हैं। सही।
देखिए, ज़मीन में कभी खसारा होता ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता ज़मीन में खसारा हो जाए। उसमें वैल्यू ऐड करें, उसके इर्द गिर्द की ज़मीन एक्वायर कर लें, उन हाउसिंग सोसाइटियों के साथ डील कर लें। इसलिए कि उन हाउसिंग, उस सड़क की अदम मौजूदगी में उन सोसाइटियों की मतलब बाद की कीमत उनके प्लाटों की 1/3 रह जाएगी। वो तो इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते जी। ये तो देखिए ना, चक्री तक जाती है, कहाँ तक, ये बहुत दूर तक जाती है और उधर वो अपना दूसरे ज़िले में दाखिल हो जाती है अटक में। तो एक सड़क तो पहले आप इसको बना दें। 2017 का जो बना हुआ नक्शा, खाका बना हुआ है, मुकम्मल नक्शा डिज़ाइन नहीं बना हुआ है, सही। उसको बना दें आप, आपका एक मसला हल हो गया। और नहीं बनाएंगे तो आपके वोट कम हो जाएंगे पिंडी इस्लामाबाद में, आप पिंडी डिवीजन आपके हाथ से निकल जाएगा और इस्लामाबाद भी। अच्छा, दूसरा, वो उस सड़क को बना दें, उन हाउसिंग सोसाइटियों से डील कर लें, और या वहाँ जगह आप कुछ एक्वायर कर लें। तो कभी सड़क पे लगे हुए पैसे भी ज़ाया कभी दुनिया में हुए हैं। वो जनरल ज़िया-उल-हक कहते थे कि तहजीब सड़क के ज़रिए आती है। जहाँ सड़क बनेगी वहाँ तो ज़मीन की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। सही। ये मसले का हल आसान है, बाकी जो है वो उसमें बहुत से अफसाने हैं। अब उसका वक्त नहीं है, हम फ़लस्तीन पे हमें बात करनी है जी। किसने क्या किया, मुख्तलिफ लोगों के मफादात थे, उनके नाम आ चुके हैं, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसला अगर हल करना चाहें, ज़हनी तौर पर खान साहब भी उलझे हुए हैं, उनकी कैबिनेट भी उलझी हुई है, उनके मशीर भी उलझे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे से लड़ते भी रहते हैं। एनर्जी भी पीटीआई वालों में बहुत है। अगर किसी और से लड़ाई, बाकियों से लड़ाई से इनकी एनर्जी जो है पूरी नहीं कंज्यूम होती, फिर आपस में लड़ते हैं, साजिशें भी जारी रहते हैं।